सुबह के ठीक 7:15 हो रहे थे और अल्काट्राज जेल में सब कुछ हमेशा की तरह शांत लग रहा था। रोज की तरह गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर निकलते हैं और कैदियों की गिनती शुरू करते हैं। लेकिन जब वे बी ब्लॉक की सेल नंबर 138, 150 और 154 के सामने पहुंचते हैं तो उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था और तीनों कैदी अपने बिस्तरों पर चादर ओढ़े गहरी नींद में लेटे हुए दिख रहे थे। जब आवाज देने पर भी कोई हलचल नहीं हुई तो शक होने पर गार्ड ने जेल की विंडो से अंदर हाथ डाला और तकिए को हिलाया। उसी पल एक खौफनाक मंजर सामने आया। बिस्तर पर लेटा वो इंसान नहीं बल्कि एक नकली सिर था जो लुढ़क कर फर्श पर जा गिरा और टूट गया। उस एक पल में गार्ड्स के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि कैदी फरार हो चुके हैं। वो भी उस जेल से जिसे द रॉक कहा जाता था, जहां से भागना नामुमकिन माना जाता था। मगर इस बार सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जेल अथॉरिटी को भनक तक नहीं लगी और ये कैदी 10 घंटे पहले ही वहां से गायब हो चुके थे। आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी और चारों तरफ फैले जानलेवा ठंडे समुद्र के बावजूद उन्होंने यह सब कैसे किया? और वो ऐसा क्या प्लान था जिसके आगे दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी FBI ने भी हार मान ली और इस केस से अपने हाथ खड़े कर दिए? सैन फ्रांसिस्को के किनारे से करीब 2 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच बना ये आइलैंड सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक फोर्ट जैसा था। 1934 में जब गवर्नमेंट ने इसे बनाया तो उनका मकसद साफ था, क्रिमिनल्स को एक ऐसी जगह रखना जहां से भागना नामुमकिन हो। यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि भागने के बारे में सोचना भी बेकार था। जेल के चारों तरफ ऊंची दीवारें और नुकीले कांटेदार तार लगे थे। हर कोने पर बड़े बड़े वॉच टावर्स थे जहां हथियारबंद गार्ड्स 24 घंटे नजर रखते थे। उन्हें साफ ऑर्डर मिला था, अगर कोई भागने की कोशिश करे तो बिना पूछे सीधे गोली मार दो। यहाँ हर 3 कैदी पर एक गार्ड तैनात था और दिन भर में 12 बार कैदियों की गिनती होती थी। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट कोई गार्ड या दीवार नहीं थी बल्कि वो ठंडा समुद्र था जिसने जेल को चारों तरफ से घेर रखा था। पानी इतना ठंडा होता था कि गिरने के कुछ ही मिनटों में इंसान का शरीर जम जाए और तेज लहरें उसे बहा ले जाएं। यहाँ आने वाले हर कैदी को बस यही लगता था कि इस जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हर मजबूत दीवार में कहीं ना कहीं एक दरार जरूर होती है और अल्काट्राज में वो दरार ढूंढने का काम किया इन 4 खास कैदियों ने। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था फ्रैंक मॉरिस। ये कोई आम चोर नहीं था। इसका IQ 133 था जो दुनिया के सबसे होशियार लोगों में गिना जाता है और वो जेल से भागने में एक्सपर्ट था। जब उसे जनवरी 1960 में यहां लाया गया तो उसने डरने के बजाय इस जेल को एक पजल की तरह देखा जिसे सॉल्व करना था। उसका साथ देने के लिए थे 2 भाई जॉन और क्लैरेंस एंगलिन। ये बैंक लूटने के इल्जाम में पकड़े गए थे। इन्हें भी यहां इसलिए शिफ्ट किया गया था क्योंकि इन्होंने अटलांटा जेल से भागने की कोशिश की थी। चौथा साथी था एलन वेस्ट, जिसे भी बार बार भागने की आदत की वजह से ही यहां लाया गया था। वो जेल में मेंटेनेंस का काम करता था, इसलिए उसे जेल के कोने कोने की खबर थी। उसी ने इन्हें बताया था कि छत पर जाने वाले वेंटिलेशन शाफ्ट का पंखा हटाया जा चुका है। बस फिर क्या था, ब्लॉक बी में इन चारों ने मिलकर दुनिया का सबसे खतरनाक एस्केप प्लान बनाना शुरू कर दिया। उनका प्लान सिंपल था कि अपनी अपनी सेल के छेद से निकलकर वे दीवार के पीछे वाले यूटिलिटी कॉरिडोर में पहुंचेंगे। वहां से पाइप्स के सहारे 30 फीट ऊपर चढ़कर वे छत तक पहुंचेंगे। वेंटिलेशन को तोड़कर छत पर आएंगे और फिर पाइप के सहारे 50 फीट नीचे जमीन पर उतरेंगे। इसके बाद उन्हें 2 बड़ी कांटेदार तार पार करके समुद्र किनारे पहुंचना था। उनका टारगेट सीधे सैन फ्रांसिस्को शहर नहीं बल्कि पास ही मौजूद एंगल आइलैंड था, ताकि वो तेज बहाव से बच सकें और फिर वहां से गाड़ी चुराकर भाग सकें। लेकिन पानी में उतरने के लिए नाव चाहिए थी। इसके लिए उन्होंने जेल में इधर उधर से करीब 50 रेनकोट इकट्ठा किए। ये कोट रबर और कैनवास के बने होते थे। उन्होंने अपनी सेल में मौजूद गर्म भाप के पाइप्स की गर्मी का इस्तेमाल करके इन कोट्स को आपस में चिपका दिया। उन्होंने रबर को पिघलाकर ऐसे सील कर दिया कि जोड़ एकदम पक्के हो गए और नाव वाटरप्रूफ बन गई। इस तरह उन्होंने एक 6 बाय 14 फुट की मजबूत रबर की नाव और अपने लिए लाइफ जैकेट्स तैयार कर ली। अब सबसे बड़ा सवाल था कि इस नाव में हवा कैसे भरी जाए। यहाँ उन्होंने अपना सबसे शातिर दिमाग लगाया।
उन्होंने एक छोटे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जो दिखने में एक छोटे हारमोनियम जैसा था। इस इंस्ट्रूमेंट के बीच में वो फोल्डिंग वाला हिस्सा होता है जिसे दबाने पर हवा निकलती है। उन्होंने उस बाजे के अंदर से वो सारी पट्टियां निकाल दी जो आवाज करती थी, जिससे बस वो हिस्सा बच जाए जिससे दबाने पर हवा निकलती है। अब वो बाजा सिर्फ एक हवा फेंकने वाला डिब्बा बन गया था। उन्होंने उसे एक पाइप के जरिए अपनी नाव से जोड़ दिया। जैसे ही वो उस बाजे को हाथों से खोलते और बंद करते, वो बिल्कुल एक एयर पंप की तरह काम करने लगा। इसी जुगाड़ से उन्होंने बिना मुंह लगाए उस बड़ी सी राफ्ट को खुलाने का इंतजाम कर लिया था। अब आखिरी तैयारी थी गार्ड्स को धोखा देने की। उन्हें पता था कि अगर गार्ड्स ने रात को देख लिया कि बिस्तर खाली है तो तुरंत सायरन बज जाएगा। इससे बचने के लिए उन्होंने साबुन, टॉयलेट पेपर और कंक्रीट की धूल को मिलाकर डमी हेड्स बनाए। उन्हें बिल्कुल असली दिखाने के लिए उन्होंने जेल की आर्ट किट से स्किन कलर का पेंट किया और सबसे जरूरी चीज, उन्होंने जेल की नाई की दुकान के फर्श से असली बाल उठाए और बहुत बारीकी से इन पुतलों पर चिपका दिए। सब कुछ तैयार था। नाव और डमी हेड्स तो तैयार हो गए थे, लेकिन इन सब का कोई फायदा नहीं था अगर वो अपनी सेल की उस मजबूत दीवार को पार न कर पाते। और यहीं पर शुरू हुआ उनकी मेहनत का असली खेल। दीवार तोड़ने के लिए उन्होंने सबसे पहले मेस हॉल से खाने वाले चम्मच चुराना शुरू किया। उन्होंने चम्मच के हैंडल को जमीन पर घिस घिस कर उसे एक तीखी छेनी में बदल दिया। लेकिन कंक्रीट की दीवार सिर्फ चम्मच से काटना सालों का काम था। उन्होंने अपना असली दिमाग लगाया। उन्होंने जेल के मेंटेनेंस रूम से नजर बचाकर एक वैक्यूम क्लीनर की मोटर चुराई। उस मोटर को उन्होंने एक मेटल के कवर में फिट किया और उसके आगे एक ड्रिल बिट लगाकर एक काम चलाऊ लेकिन पावरफुल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन बना ली। अब दिक्कत यह थी कि कंक्रीट ड्रिल करने पर बहुत तेज आवाज होती थी जिससे वो पकड़े जा सकते थे। इसके लिए फ्रैंक मॉरिस ने एक गजब का तरीका निकाला। जेल में रोज शाम को एक म्यूजिक आवर होता था जब कैदी अपने इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकते थे। जब भी फ्रैंक अपना अकॉर्डियन जोर जोर से बजाना शुरू करता, ठीक उसी वक्त बाकी तीनों अपनी ड्रिल मशीन चालू कर देते। संगीत के उस शोर में ड्रिल की आवाज दब जाती थी। खुदाई करने के बाद दीवार में जो बड़ा छेद बनता था, उसे छिपाने के लिए उन्होंने कार्डबोर्ड की एक नकली जाली बनाई और उसे पेंट करके बिल्कुल लोहे जैसा रंग दिया। दिन में वो इस नकली जाली को लगा देते थे ताकि गार्ड्स को कुछ पता न चले, और जो मलबा निकलता था उसे वे अपनी पैंट की जेब में भरकर चुपचाप जेल के बाहर सैर करते वक्त मैदान में धीरे धीरे गिरा देते थे। इस तरह महीनों तक वो दीवार खोदते रहे और ठीक दीवार के पीछे मौजूद उस अंधेरे यूटिलिटी कॉरिडोर में अपना रास्ता बनाते रहे। और हैरानी की बात यह है कि जेल के गार्ड्स को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिरकार वो रात आ ही गई जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। 11 जून 1962 रात के करीब 9:30 बजे जैसे ही जेल की लाइट्स बंद हुई, उन्होंने अपना प्लान शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने बिस्तरों पर वो डमी हेड्स रख दिए और उन्हें चादर से ऐसे ढक दिया जैसे कोई गहरी नींद में सो रहा हो। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ब्रदर्स ने अपनी सेल की जाली हटाई और बहुत आसानी से उस छेद से निकलकर पीछे वाले अंधेरे कॉरिडोर में आ गए। सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन तभी एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। उनका चौथा साथी एलन वेस्ट अपनी सेल से बाहर नहीं आ पाया। उसने अपनी जाली के आसपास का सीमेंट ठीक से साफ नहीं किया था और वो बुरी तरह अटक गया। फ्रैंक और एंगलिन भाइयों ने उसे बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन वो जाली हिल भी नहीं रही थी। वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था और खतरा बढ़ता जा रहा था। मजबूरी में भारी मन से उन्हें एलन वेस्ट को वहीं पीछे छोड़ना पड़ा। अब वो 4 नहीं, सिर्फ 3 थे। वे तीनों पाइप के सहारे 30 फीट ऊपर चढ़े और वेंटिलेशन शाफ्ट को खोलकर चुपचाप छत पर पहुंच गए। वहां से वे रस्सियों और पाइप के सहारे 50 फीट नीचे उतरे, जेल की ऊंची कांटेदार दीवारों को पार किया और समुद्र के किनारे पहुंच गए। वहां उन्होंने अपनी रबर की नाव में हवा भरी और उस ठंडे, अंधेरे और जानलेवा समुद्र में उतर गए। उधर एलन वेस्ट ने काफी देर बाद जैसे तैसे जोर लगाकर जाली तोड़ी और बाहर निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके साथी जा चुके थे। उसके पास तैरने के लिए न तो नाव थी और न ही लाइफ जैकेट। उसे समझ आ गया कि अब जाने का मतलब है मौत। इसलिए वो निराश होकर वापस अपनी सेल में गया और सो गया। और दोस्तों, शायद यही वजह है कि आज हमें उनकी इस पूरी प्लानिंग की एक एक डिटेल पता है, क्योंकि बाद में एलन वेस्ट ने ही पुलिस को यह सारी कहानी बताई थी। अगली सुबह जब गार्ड्स ने उन बिस्तरों से चादर हटाई तो पूरी जेल में हड़कंप मच गया।
उन नकली सिरों को देखकर अल्काट्राज के अधिकारियों के होश उड़ चुके थे। उसी वक्त सायरन बज उठे और शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशन। आसमान में हेलीकॉप्टर मंडरा रहे थे, समंदर में कोस्ट गार्ड की नावें पूरे समुद्र को छानने में लग गए और सैकड़ों सैनिक चप्पा चप्पा छान रहे थे। सबको यही लग रहा था कि वे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, या तो वे पकड़े जाएंगे या उनकी लाशें समुद्र किनारे मिलेंगी। लेकिन दिन बीते, फिर हफ्ते बीते, और हाथ क्या लगा? पानी में तैरता हुआ एक लकड़ी का पैडल और एक प्लास्टिक बैग जिसमें घर वालों की कुछ पुरानी तस्वीरें और चिट्ठियां बची थी, बस, और कुछ नहीं। न कोई लाश, न कोई निशान। आखिर में हार मानकर एफबीआई ने अपनी फाइल में लिख दिया कि बर्फीले पानी और तेज लहरों ने उनका काम तमाम कर दिया होगा। 1979 में सबूत न मिलने पर यह केस हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। किन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। कहानी तो असल में यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि सालों बाद कुछ ऐसी चीजें सामने आईं जिन्होंने दुनिया को चौंका दिया। एंगलिन भाइयों की मां के घर हर साल उनके जन्मदिन पर फूलों का एक गुलदस्ता आता था जिस पर भेजने वाले का कोई नाम नहीं होता था। और सबसे बड़ा धमाका हुआ साल 2013 में, जब सैन फ्रांसिस्को पुलिस को एक चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी के शब्द रोंगटे खड़े करने वाले थे। उसमें लिखा था, मेरा नाम जॉन एंगलिन है, मैं जून 1962 में अल्काट्राज से भागा था। हाँ, हम तीनों उस रात बच निकले थे। मेरे दोनों साथी अब मर चुके हैं, लेकिन मैं आज भी जिंदा हूं। उस चिट्ठी में एक सौदा भी था। अगर उसे सिर्फ 1 साल की जेल और इलाज का वादा मिले तो वो दुनिया के सामने आने को तैयार है। एफबीआई ने तुरंत उस चिट्ठी की हैंडराइटिंग की जांच की, लेकिन नतीजा कुछ साफ नहीं निकला। वो चिट्ठी सच थी या झूठ, ये आज भी एक पहेली है। सवाल आज भी वही खड़ा है, वो तीनों उस रात समुद्र की गहराइयों में समा गए थे, या फिर उन्होंने सच में द रॉक को हरा दिया था और अपनी पूरी जिंदगी हमारी और आपकी नजरों से छिपकर बिताई। आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको रहस्यों और सर्वाइवल की ये कहानियां पसंद आ रही हैं, हमारे इस सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। साथ ही अगला वीडियो आप किस टॉपिक या किस कहानी पर देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइए। जल्द ही मिलते हैं एक और नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।